हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील राठौर और हमने लास्ट वीडियो में अवतल दर्पण का दर्पण सूत्र पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का दर्पण सूत्र। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बन जाता है। अब उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए। अगर सिंपल तरीके से बोला गया है कि उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, या एक इस तरीके से जा सकता है कि उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए 1/a इक्वल 1/v प्लस 1/u, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। इस तरीके से बन सकता है। अगर मैंने आपको पहले बताया है, अगर एग्जाम में बोला जाए कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, फिर से सुनना मेरी बात। अगर एग्जाम में बोला जाए कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना कीजिए, तो आप कोई सा भी कर सकते हो, उसमें उत्तल भी कर सकते हो और अवतल भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें बोला गया है कि अवतल के लिए अवतल के लिए, तो फिर हमको ये अलग अलग करना पड़ेगा। इस तरीके से अब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना समझा दी थी, आज हम देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की स्थापना। तो इस तरीके से जो प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न को आप आराम से अच्छे से देख लीजिए, या डायरेक्ट आ सकता है कि सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण के लिए, और ये वाला प्रश्न बन सकता है। अगर इस तरीके का आपको दिखे कहीं पे भी, तो आप समझ जाइए कि दर्पण सूत्र है, उसमें सिर्फ आपको पहचान करनी है कि अवतल के लिए या उत्तल के लिए। तो अब सर्वप्रथम में सबसे पहले इसमें यहाँ पर देखिए, ये उत्तल दर्पण का हम चित्र बना रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये वाली सतह को हम पॉलिश कर देंगे इधर से, ठीक है। इसको हम कैपिटल एक्स नाम देंगे, इसको हम कैपिटल वाई नाम देंगे। ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से देखिए इसका मध्य, यहां समझ लेते हैं हम, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से हम मुख्य अक्ष निकाल देते हैं, जो ये सेंटर रेखा रहती है जिस पर ध्रुव और वक्रता केंद्र स्थित रहता है। फिर तो समझिएगा कि गोलीय दर्पण के अंदर जो सेंटर लाइन रहती है जिस पर मुख्य अक्ष व ध्रुव स्थित रहता है, वो वक्रता केंद्र व ध्रुव स्थित रहता है, वो मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली लाइन हमारी क्या है? मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष कार्य करेगी। और ये वाले पॉइंट का नाम हम दे देंगे पी, ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। इसका नाम दे दिया हमने कैपिटल पी। इसको और भी आपको बड़ा बना देता हूं, उसमें दिख जाएगा कैपिटल पी, कैपिटल पी। ये है ध्रुव, इसके अंदर ध्रुव का कार्य करेगा। अब जब हमने ये बना दिया है, ठीक है, तो यहां पर इसका ये वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। अब जो हमने उत्तल दर्पण बनाया, देखिए उत्तल दर्पण हम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका जो तल है, जो परावर्तक पृष्ठ है, वो परावर्तक पृष्ठ क्या है? उठा हुआ है, अर्थात उभरा हुआ है। इधर परावर्तक पृष्ठ ये क्या है? उभरा हुआ है। अब हम उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत वस्तु रख देंगे। तो देखिए यहां पर हम वस्तु ए भी रख देते हैं। फिर से देखिए, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, समझ में आएगा आपको। ए और ये बी, वस्तु ए बी, ठीक है। मैंने इसके सामने एक वस्तु रख दी जिसका नाम है ए बी। ये जो वस्तु है इसका नाम है ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका नाम ने नाम दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में अब देखना बड़े ध्यान से कि हमने उत्तल दर्पण का निर्माण करा, बीच से मुख्य अक्ष निकली, ये वाला बिंदु ध्रुव है दर्पण का, ये वक्रता केंद्र है। अब जो मुख्य अक्ष है, तो उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने लंबवत हमने वस्तु को रख दिया। अब इस वस्तु से किरण निकल रही है, यहां से ये किरण निकली और यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ से टकराई। यहां से किरण निकली और परावर्तक पृष्ठ से टकराई, तो टकराने के बाद में पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, वापस उसी दिशा में चली गई। जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस चली गई। लेकिन इस वाले में हम एज्यूम करेंगे, एज्यूम मतलब मानेंगे, काल्पनिक रेखा, कि अगर ये यहाँ से वापस नहीं जाती तो ये सीधी कहाँ आके रुकती? यहाँ पर। समझना, उत्तल दर्पण के अंदर हम क्या करेंगे? मानेंगे या काल्पनिक रेखा बनाएंगे कि अगर किरण ए, और इसका नाम दे देंगे हम एम, किरण एम यहां से टकरा के वापस नहीं जाती,
पहली बात तो जा रही है इस नियम के अनुसार, लेकिन इसके अंदर हम काल्पनिक रेखा बनाएंगे। अगर यहाँ नहीं जाती तो ये सीधी वक्रता केंद्र पर आकर ठहरती, अगर ये नहीं जाती तो सीधी वक्रता केंद्र पर आकर ठहरती। तो इसको हमने यहाँ पे बना दिया। अब दूसरी किरण निकलेगी वापस वस्तु ए बी से, दूसरी वाली किरण निकलेगी, ये यहां से निकल रही है, देखिए ये यहां से निकली और केंद्र से निकली और ध्रुव पर आकर रुक गई। वस्तु ए बी से एक और किरण निकली जिसका नाम है ए पी किरण ध्रुव पर आकर टकराई और टकराने के बाद में यहां से हो गई ये आपतित हो रही है, ये किरण आपतित हो रही है, यहां से हो गई परावर्तित, ये इधर क्या हो गई परावर्तित। तो ये वाला कोण है, ये बनेगा आई आपतन कोण बनेगा और ये बनेगा आर परावर्तन कोण। ये वाला कौन सा बनेगा परावर्तन कोण। इसका नाम दे दिया मैंने ओ, इसका नाम दे दिया ओ। ये एपी है, यहां पर पी है, पी बिंदु को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप ध्यान रखिए ये वाला पी बिंदु। अब जो पीओ रेखा है ये क्या है परावर्तित रेखा, क्या है परावर्तित रेखा। तो पीओ रेखा इसको हम पीछे तक बढ़ाते हैं, इसको क्या करते हैं पीछे तक इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहां पर हम इसको कर देते हैं। तो ये इसको हमने बढ़ाई, यहां पर बढ़ाने के बाद में ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर इस वाले बिंदु को क्या कर रही है काट रही है। तो इसको हम दे देंगे ए डैश, क्या दे देंगे ए डैश, इसका नाम दे दिया हमने ए डैश। अब ए डैश से मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे लंब डालेंगे, ए डैश से मुख्य अक्ष पर क्या करेंगे लंब डालेंगे। जो ए डैश है, ए डैश से हमने मुख्य अक्ष पर क्या करा लंब डाल दिया, ठीक है। तो इसका नाम आ गया बी डैश, क्या आ गया बी डैश, इसका नाम बी डैश आ गया। और इस तरीके से इसका साइन बन जाएगा कि किरण नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, एक का मुख इधर है एक का इधर है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा परावर्तित, ठीक है। यहां से मान लो कि अगर ये टकरा के इधर गई, अगर टकराने के बाद में इधर जाती तो ये हमने यहां पर भी कौन सा बन गया स्मॉल आर वाला बन गया, ठीक। तो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा मैंने क्या करा है और कौन कौन चीजों का यहाँ पर निर्माण करा है। सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण बनाया, सबसे पहले हमने उत्तल दर्पण बनाया, ठीक है। अब जब ये उत्तल दर्पण बनाया तो उसके बाद में हमने यहां पर इसका केंद्र दिया वक्रता केंद्र, यहां पर इसका ध्रुव है, जो पी वाला पॉइंट है ये ध्रुव है। अब जो मुख्य अक्ष ये वाली लाइन जो निकली है, ये वाली जो लाइन बीसी वाली लाइन जो निकली है, ये दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। अब मुख्य अक्ष पर लंबवत वस्तु दर्पण के लंबवत, ये दर्पण है तो इसके लंबवत 90 डिग्री में हमने वस्तु AB को रख दिया। अब जो वस्तु AB है उससे किरण निकली AM किरण निकली, यहाँ टकराने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ टकराने के बाद में पूरी तरह से परावर्तित हो गई। लेकिन हम यहाँ पर मानेंगे आभासी किरण बनाएंगे, तो अगर ये यहाँ नहीं रुकती तो फिर ये डेविएट करके इधर आ जाती और ये कहाँ रुकती आके टकराती वक्रता केंद्र पर। ये हमने आभासी बनाई, काल्पनिक रेखा बनाई, ठीक है। उसके बाद में फिर से वस्तु ए से वापस एक किरण निकली ए से पी निकली और यह पी बिंदु टकराने के बाद में इधर क्या हो गई है परावर्तित हो गई। तो यहाँ पर एक किरण आगे रुक रही है, आपतित हो रही है, तो यह आपतन कोण, यहाँ परावर्तित हो रही है तो आर स्मॉल आर, ये परावर्तित कोण। अब ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है, एक दूसरे के विपरीत बराबर से बन रहे हैं, तो जितना इसका मान होगा इतना ही इसका मान होगा, तो इसको हमने दे दिया स्मॉल आर। तो इस तरीके से हमने इसका बनाया है। ये है उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, इसको आप अच्छे से देख लेना और भी आपको नहीं आया तो बार-बार इस वीडियो देखिए। अब इसके अंदर हम इस व्यंजक की स्थापना करते हैं, मतलब अर्थात उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने ये देख लिया, इन सभी चीजों की हमें जरूरत बार-बार पढ़ने वाली है। एक बार इस डायग्राम को आप अच्छे से उतार लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं हम यह लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है। इस तरीके से हमने करा इसकी शुरुआत। अब देखना सबसे पहले आपतन कोण, क्या लेंगे आपतन कोण, और आपतन कोण क्या है हमारे पास में देखते हैं। आपतन कोण देखिए ए पी बी, देखो आपतित रेखा आ रही है इधर से आपतित रेखा आ रही है, तो आपतन कोण का बनना है यहाँ पर पी पर ए पी बी, अर्थात जो स्मॉल आई है ये वाला है, तो लिखेंगे ए पी बी बराबर परावर्तन कोण
बराबर परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण में यहाँ लिखूंगा नीचे क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। तो जो परावर्तन कोण है वो क्या बन रहा है ये देख लीजिए, बी पी ओ, ये यहां बन रहा है परावर्तन कोण, बी पी ओ, बी पी ओ इक्वल एक और बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दो परावर्तन कोण है, एक इधर आर और एक इधर आर, अर्थात दोनों सेम है। तो ए डैश पी बी डैश, क्योंकि यहाँ पर है आर का जिस पर एंगल बनता है वो वाला बिंदु बीच में लेते हैं, ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो परावर्तन कोण है और एक आपतन कोण है, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर बराबर होंगे। समझ में बात आप मेरी? एक बार फिर से देखिए, ए पी बी, ए पी बी ये आपतन कोण है क्योंकि ये किरण यहां से आपतित हो रही है, स्मॉल आई बन रहा है। फिर बी पी ओ, बीपीओ लिखा हमने वहां पर, ये परावर्तन कोण है। फिर इसको हमने इधर भी आना तो ए डैश पी बी डैश, इधर भी है परावर्तन कोण। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम चिन्ह परिपाटी देखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अब हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये तो दर्पण रखा है यहां पर और ये वस्तु, दर्पण ये दर्पण और ये वस्तु, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, तो P से B की दूरी, पी बी, P से B की दूरी कितनी आएगी वो देखते हैं हम। P से B की दूरी कितनी आएगी, तो देखिए कल भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपतित किरण की दिशा में अगर दूरियां नापोगे तो धनात्मक होगी, आपतित किरण की दिशा में अगर दूरियां नापोगे तो धनात्मक होगी, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापोगे अर्थात परावर्तित किरण की दिशा में नापोगे तो ऋणात्मक होगी। तो देखिए, आपतित किरण इधर आ रही है अर्थात A से M तक आ रहे हैं, B से P तक आ रहे हैं, इस तरफ आपतित किरण आ रही है, लेकिन ये वाली दूरी हम इधर नाप रहे हैं P से B की तरफ, P से B की तरफ, अर्थात ये चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा इस पे चिन्ह नकारात्मक। और P से B तक की दूरी जो है वो है हमारी U, स्मॉल u, P से B तक की दूरी है U, स्मॉल u, और वो आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए आएगा कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में हम दूरी को नाप रहे हैं। जब हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरी को नापते हैं तो वो नकारात्मक आती है। ये देख लीजिए, इधर जा रही है आपतित किरण, इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा अब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं। तो ये तो दर्पण है और ये इधर हमारा प्रतिबिंब बना, दर्पण यहां पर है और इसके सामने जस्ट सामने क्या बना? प्रतिबिंब बना। तो जो दर्पण से प्रतिबिंब है P से B डैश, कितनी दूरी है इसकी? इस बिंदु से इस बिंदु तक है, तो P से B डैश, और जो P से B तक है ये हमारा B होगा। यहां से यहां तक का जो है, यहां से यहां तक का जो है ये हमारा स्मॉल u होगा। ठीक है, स्मॉल u, और ये यहां से यहां तक है v होगा। तो ये वाला देखते हैं कि धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है। तो देखिए, आपतित किरण की दिशा किधर है? आपतित किरण इधर आ रही है, AM रेखा आपतित इधर आ रही है, BP का पॉइंट इधर आ रहा है। तो देखिए, हमने P से B तरफ नापा है अर्थात इसी दिशा में नापा है, जिधर आपतित किरण है उसी दिशा में दूरी नापते तो वो धनात्मक होगी। तो ये जो B है ये B का आएगा धनात्मक आएगा, जो B है B पॉइंट का आएगा धनात्मक आएगा। अब दर्पण से वक्रता त्रिज्या, दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी, दर्पण से वक्रता त्रिज्या की दूरी। तो देखिए, ये तो दर्पण है जो हमारा ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अर्थात ये यहां से यहां तक है कैपिटल R और इतना स्मॉल f है, फिर ये इतना स्मॉल f है, इतना स्मॉल f है। यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R आ रही है, यहां से यहां तक की दूरी ये, फिर से देखते हैं कैपिटल R आ रही है। अर्थात वक्रता केंद्र की दूरी
ये क्या है, वक्रता केंद्र की दूरी यहां से यहां तक, तो इसको हम बोलेंगे PC। देखिए पॉइंट P से C तक, पॉइंट P से C तक की दूरी PC, और इसको हम कैपिटल R से कराएंगे, कैपिटल R से। अब कैपिटल R से करा तो ये देख लीजिए, ये भी आतित किरण की दिशा में ही है, ये भी आतित किरण की दिशा में ही है, तो पॉजिटिव आएगा। अब जो हमारा फोकस दूरी रहेगी, ये फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या डबल होती है, फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या डबल होती है, और हमें पता है कि ये यहाँ पर इसका फोकस बन रहा है, जो प्रतिबिंब है अर्थात यहाँ पे फोकस का निर्माण हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो 1m यहाँ तक है, 1m यहाँ तक है, और टोटल ये r मतलब 2m इक्वल r, तो ये हमने 2m दे दिया कि जहां पर r की जरूरत होगी वहां पर हम 2m रखेंगे, जहां पर r की जरूरत होगी वहां पर 2m रखेंगे, अर्थात जहां पर वक्रता त्रिज्या पूछी जाएगी वहां पर हम फोकस दूरी वाला रखेंगे। तो इस तरीके से ये हमने बनाया है, इसको देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, क्योंकि इसको मैं रब करूंगा उसके बाद में, एक बार फिर से देख लीजिए कि मैंने क्या करा है। देखिए दर्पण से ये वस्तु की दूरी, तो दर्पण से वस्तु की दूरी, इसके बाद में त्रिभुज देखते हैं हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप है। जो दो त्रिभुज की बात करी है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, दोनों आपस में क्या है, ये समरूप है, अर्थात बराबर बराबर। तो देखते हैं हम, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, या इधर से यहां से हमने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ये C है, ये B है और ये A, त्रिभुज ABC, और एक और की बात करेंगे हम, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, ये जो दोनों त्रिभुज इसके अंदर बने हुए हैं हमारे दर्पण के अंदर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात इनकी भुजाएं आपस में बराबर बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर बराबर है। तो जब मैं इस त्रिभुज की इस भुजा की बात करूं, AB बराबर है किसके, AB'B के, ये AB बराबर है AB'B के, ठीक है, और CB, ये C से B बराबर है B'C के, ये CB बराबर है, अर्थात ये CB बराबर है B'C के, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। समरूप का आपको पता होगा, समरूप अर्थात दोनों जो समान आपस में समान है उसको हम समरूप बोलते हैं। फिर इसी तरह आगे भी हम देख लेते हैं कि एक और त्रिभुज है ABP त्रिभुज, ऐसे है ना, त्रिभुज ABP और त्रिभुज AB'P समरूप है, AB'P ये आपस में क्या है, दोनों समरूप है। जैसा हमने इसकी बात करी थी ऐसा ही इसमें भी हम बात करेंगे। तो इसके अंदर भी ये वाली भुजा AB है, AB AB'B' से क्या होगी, समान होगी, ये AB AB'B' क्या होगी, समान होगी। उसी तरह से PB, ये P से B की बात करें हम, अगर हम P से B की बात करें तो PB इस PB' के बराबर होगी, ये PB इस PB' से क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होगी। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या करा है। देखिए सबसे पहले मैंने दो त्रिभुज लिए, जो त्रिभुज इसके अंदर बने हुए ऑलरेडी वो वाले त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AB'C। अब देखिए ABC का है A B और ये C, ये पहला त्रिभुज है, AB'C ये दूसरा त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है, और समरूप का अर्थ होता है दोनों आपस में बराबर बराबर होना, ठीक है। तो इसकी AB भुजा इसकी AB' भुजा के बराबर होगी, और इसकी CB वाली जो साइड है वो B'C वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी, कारण समरूप, क्योंकि ये त्रिभुज के आपस में दोनों समरूप है। इसी तरह से त्रिभुज ABP और त्रिभुज AB'P, त्रिभुज ABP और त्रिभुज AB'P भी आपस में क्या होगी, दोनों समरूप होगी। और समरूप होगी तो जब ये AB वाली साइड AB'B' साइड के बराबर होगी, इक्वल ये PB वाली साइड PB' के बराबर होगी। इस तरीके से हमने इसमें करा। अब लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से
अब ये देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो सकता है यहाँ पर, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल सी बी बाय बी डैश सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल पी बी बाय पी बी डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक चीज कॉमन है दोनों में, ए बी बाय ए डैश बी डैश यहाँ भी कॉमन है। जब हम इनको आपस में बराबर देखें तो कैसा होगा, ए बी बटे ए डैश बी डैश इक्वल सी बी बटे बी डैश सी इक्वल पी बी बटे पी बी डैश, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। जो ए बी बटे ए डैश बी डैश है ये तो कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों का आपस में बराबर लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ दो साइड की बात है, तो मैं इसको हटा देता हूं यहाँ से। तो हमारे सामने सी बी बाय बी डैश सी आ गया है। अब इसके बाद में पी बी बाय पी बी डैश। तो अब देखिए कि पी बी बाय पी बी डैश में हम आगे, अभी मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 की दोनों की तुलना करी थी। ए बी बटे ए बी डैश इसके साथ भी कॉमन था, इसके साथ भी कॉमन था, तो जो कॉमन था उसको हमने हटा दिया, इन दोनों का आपस में बराबर हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसको जो सीबी है, इस सीबी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है कि इसको अलग तरीके से लिखे। किस तरीके से लिखते हैं, देखिए जो सी से बी है, जो सी से बी है उसको हम पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी लिख सकते हैं, और पीसी माइनस पीबी डैश बी डैश सी को लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कैसे लिखा, तो आइए हम इस ठीक है, तो हम जो देख रहे थे, तो देखिए जो पीबी है ये पीबी प्लस पीसी बराबर क्या होता है, सी। तो देखिए पी से बी कहां तक है, पीबी, देखिए पी से बी और पीसी, जब एक सीबी लंबी लाइन है हमारे पास, ये सी है और ये बी है, ये सी है और ये बी है। ठीक है, अब एक पॉइंट हमने बीच में दे दिया, उसको दे दिया पी, पी। अब इसके दो टुकड़े हो गए, कौन से हो गए, एक तो पीबी बन गया इतना इतना, ये पी से बी बन गया, और एक बन गया हमारे पास में पी से सी, पी से सी बन गया। देखिए एक टुकड़ा ये हो गया इसका हिस्सा, और एक हिस्सा ये हो गया, एक हो गया पीबी हो गया और एक हो गया पीसी हो गया। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जब हम टोटल इन दोनों को जोड़े, जोड़ने मतलब जब इसको और इसको जोड़े तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी। यहां से यहां तक की दूरी की अगर बात करें तो सी बी रहेगी, तो उसी तरीके से सी बी है। जब इसमें सीबी की बात कर रहा हूं तो सीबी की जगह पे मैं इसको इस हिसाब से लिख सकता हूं, पीबी प्लस पीसी, पीबी प्लस पीसी इक्वल सीबी। देखिए पीबी प्लस पीसी, ये पीबी है इतना और ये पीसी, मतलब एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये। अगर इन दोनों को हम जोड़े तो क्या हो जाएगा, सीबी हो जाएगा। तो ये वाला सीबी अगर प्राप्त होगा तो उसको हमने इस रूप में यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब नीचे देखते हैं बी डैश सी, ये देखिए बी डैश सी। अगर जब हम बी डैश सी को निकालेंगे, इतना हिस्सा हमें ज्ञात करना रहेगा, तो ये हो गया बी डैश और वो हो गया सी, बी डैश सी। अब इस बार बी डैश यहां आ रहा है, बी डैश और यहां आ रहा है पॉइंट पी। ठीक है, तो अगर हमको ये बी डैश सी ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल जो पीसी है उस पीसी में से हमें इस पीबी को, पीबी डैश को घटाना पड़ेगा। ये पीबी डैश सॉरी क्या करना पड़ेगा, टोटल जो हमारी पीसी है, मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है, अगर हमें इतना ज्ञात करना है, ये इतना वाला ज्ञात करना है, तो जो यहां से यहां तक की दूरी है, इस यहां से यहां तक की दूरी में से घटाना पड़ेगा हमको ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो बी डैश सी हमें ज्ञात करना है, बी डैश सी इतना हिस्सा हमें अगर ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पीसी है इस पीसी के अंदर से हमें पीबी डैश इतना घटाना पड़ेगा, इस टोटल में से हमें इतना घटाना पड़ेगा, जब जाके हमें प्राप्त होगा। मतलब ये यहां से यहां तक जो है इसके अंदर से हमें ये वाला पोर्शन घटाना पड़ेगा, तो हमें ये फाइंड आउट हो जाएगा। इस हिसाब से हमने इसको यहाँ पर ये लिखा है। ठीक है, अब इसके सामने तो हमारा चल ही रहा है पीबी बाय पीबी डैश, ये तो हमारा जो है वो चल ही रहा है पहले से। अब
सबसे अच्छी समझने वाली बात ये है कि हमने जो चिन्ह परिपाटी पहले करी थी, जो चिन्ह परिपाटी करी थी, वो चिन्ह परिपाटी में पीवी का मान था क्या था, -u, क्या था, -u, ठीक है, और पीसी का था 2f प्लस 2f, ये प्लस कितने 2f, ठीक है। अब फिर आप पीसी की बात करते हो, पीसी हमें पता है, पीसी क्या है हमारा 2f, ठीक है, और जब p डैश v की बात करेंगे, सॉरी ये माइनस आ रहा है, जब p डैश की बात करेंगे तो वो क्या है हमारा v, ठीक है। ये जो मैं मान रख रहा हूं, ये सबसे पहले मैंने चिन्ह परिपाटी में आपको दर्शा चुका हूं कि जो pv है उसका मान होगा -u, जो pc है उसका मान होगा +2f, जो अब pc तो फिर से यही है तो यहाँ पे अपन 2f ही रख देते हैं, जो v डैश है उसका होगा +v, क्या होगा +v, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। फिर से अगर pv की बात करते हैं तो pv जो हमें पता है क्या है -u, pv क्या हमारा -u, और जो pv डैश क्या है प्लस का v, pv डैश क्या हमारे पास प्लस का v, ठीक है। अब इस v का इस पूरे ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, इस -u का इस वाले से गुणा कर देते हैं, तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। v का जब -u में हुआ तो -uv, इस v का गुणा जब -u में हुआ तो -uv, अब देखिए प्लस प्लस तो यहां लिखा हमने प्लस, इस u का 2f में होगा तो 2fv, इस v का जब 2f में होगा तो 2fv, यहां बराबर है, बराबर लिख दो। इस -u का जब 2f में होगा तो -2fu, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां लिखा हमने प्लस, u का v में हुआ तो uv, जब u का v में गुणा हुआ तो uv हो गया। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर, एक दूसरे जो इधर राइट साइड में लिखे उनका पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर किसका करेंगे, जो ऋणात्मक है, नकारात्मक नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए इधर ये नेगेटिव चार्ज है, इधर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम उधर उठा के ले जाएंगे और इसको उसको इधर लाएंगे उठाएंगे, तो देख लेते हैं 2fv प्लस, इसको इधर लाएगा हो गया, प्लस का हो गया 2fu, ठीक है। इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो इसको लाते हैं हम उठा के 2fv, उसको लाए तो 2fu बराबर uv तो ऑलरेडी है उधर uv, इसको उठा के उधर ले गए तो प्लस का प्लस uv। एक बार इसको देख लीजिए, मैंने क्या करा, ये इनका मान रख दिया मैंने चिन्ह परिपाटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो v है उसका इस पूरे ऊपर वाले के इस समीकरण में हमने गुणा कर दिया, देखिए v का हुआ u में तो uv माइनस का, v का 2f में होगा तो 2fv, ठीक है, -u का f में होगा तो -fu, माइनस माइनस प्लस uv, ये हमने कर दिया। जो 2fv है इसको उठा के हम इधर ले आए तो 2fu हो गया बराबर uv है, और ये वाला उठा के वाला के तो uv हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनका पक्षांतर आपस में कर लिया है, ठीक, प्लस प्लस वाले क्रम लिया है, माइनस माइनस वाले क्रम लिया है, तो इससे एक बार देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूं और इसकी जगह पे वापस इस क्वेश्चन को आगे में बढ़ाता हूं, ठीक है। तो अब देखिए इनको लिखते हैं हम 2f, हम अगर ये प्लस में है तो हम ऐसा ले सकते हैं, उसको इधर ले आते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए uv एक uv कितना होगा 2 uv, तो हम लिख रहे हैं 2 uv बराबर 2fv प्लस 2fu, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां भी 2 दिख रहा है, यहां भी 2 है और यहां भी 2, तीनों तरफ हमें 2 2 दिख रहा है, तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो 2uv इक्वल fv प्लस fu। अब इस 2 से ये 2 हमने काट दिया, 2 से 2 कट गया, अब क्या बचा हमारे पास में uv इक्वल fv प्लस fu, ठीक है। अब देखेंगे हम दोनों पक्षों में uva का भाग देने पर, ठीक है, तो ये तो हो गया uvf इक्वल fv, uvf
प्लस एफ यू यूवी एफ। हमने दोनों पक्षों दिया तो देखिए जो यूवी है उसके बटे में यूवी एफ लिख दिया, जो एफ है उसके बटे में यूवी एफ लिख दिया, जो एफ यू है उसके बटे में भी यूवी एफ लिख दिया। अब ये नीचे वाला समीकरण काम इसको हटा दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ यूवी है, यहाँ भी यूवी, यूवी से यूवी कट गया, बचा क्या 1 बाय एफ, बचा क्या 1 बाय एफ। फिर बराबर है, बराबर लगाओ, एफ बी, एफ यहाँ पे भी ये एफ गया, ये बी से बी गया, बचा क्या 1 बाय यू प्लस एफ यू, एक यहां पर भी, एक यहां पर भी, यू यहां, बचा क्या 1 बाय वी। ठीक है, तो यही जो है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है, कि 1 बाय ए इक्वल 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी, यही उत्तल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। अगर आपको इसमें कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी हर समस्या को सोल्व किया जाएगा। हमारा विक्रम ऑनलाइन का पेज है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।